वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी पाक फौज आर्मी ने जिस तरह से मैदान जंग में दुश्मन के दांत खट्टे किए, ये तो हमने माजी में भी देखा और इस दफा भी जो इंडियन शकूक शबहात थे वो सब दूर हो गए और भरपूर तरीके से इंडियन जारहियत का मुकाबला किया गया और दुश्मन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन इससे बड़ी एक और कामयाबी जो कि इस दफा हमने देखी, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी अपनाई सिफारती सतह पर, इंटरनेशनली एक डिप्लोमेसी का जो पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में जिस तरह से अपने बयानियों को पूरी दुनिया के सामने रखा गया और इंडियन जो एक प्रोपेगेंडा था उसे एक्सपोज किया गया। मेरे ख्याल में यह बड़ी जबरदस्त एक काविश और बहुत जबरदस्त एक एक्शन था हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। और हमने देखा कि हमारे जितने इदारे हैं उन्होंने भरपूर तरीके से हमारी गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट किया और इंटरनेशनली बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी हमें ज्वाइन किए हैं प्रोफेसर तलत वजारत साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की और बड़ी गहरी नजर रखती हैं इंटरनेशनली जो मामलात होते हैं उन पर। तलत साहिबा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी बात की कि पाकिस्तान ने मैदान जंग में तो भरपूर अपनी कारकर्दगी दिखाई, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी फजाइया ने और बेहतरीन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत को बैकफुट पे किया। लेकिन उसके साथ सिफारती महाज पे भी इस दफा पाकिस्तान ने पहली दफा हमने देखा कि इतनी एग्रेसिवली और बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अपना बयानिया दुनिया के सामने रखा। क्या कहेंगी? जी हाँ, मैं बहुत इम्प्रेस हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से और आर्मी ने भी अच्छा रोल प्ले किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी के लेवल पर भी लगता था कि बेहतर कोऑर्डिनेटर तरीके से काम किया जा रहा है और जहाँ से मेरा ख्याल है मजीद काम करने की जरूरत है वो ये है कि भारत में आपने देखा जब वो जंग नहीं फेस कर पाए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, तो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को टारगेट किया। बिल्कुल। और मुल्क में दीगर इलाकों में भी इंडियन दहशतगर्दी के चीजें देखने में आई। लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर अभी मुझे पता नहीं है कि कितना काम हुआ है, लेकिन इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। इंडिया ने हमारे ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश की है कि हम टेररिस्ट हैं, जबकि वो टेररिज्म कर रहे हैं थ्रू आउट। कभी बच्चों को शहीद करते हैं, पेशावर में भी उन्होंने यही किया था आर्मी पब्लिक स्कूल में, और कभी वो धमाके करते हैं, कभी यानी कि वो सिविलियंस को टारगेट करते ही रहते हैं और बच्चों को टारगेट करते ही रहते हैं। इसके ऊपर हमें बहुत बड़ी कैंपेन चलाने की जरूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पर, और दुनिया को बताना होगा कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और बल्कि भारत के खिलाफ कुछ सैंक्शंस होनी चाहिए। सारे लेबर्स जो हैं भारत के वो तो परेशान रहते ही थे। आपको याद होगा श्रीलंका में कितना वो टेरर टाइगर्स उन्होंने ट्रेन कर दिए थे और वो श्रीलंका में अमन कायम नहीं होने देते थे। फिर पाकिस्तान आर्मी की उन्होंने मदद दी थी और उसके जरिए से वहां पर शिकस्त हुई टेरर टाइगर्स को और उसके बाद वहां अमन हो गया। फिर इन्होंने यानी कि सिलसिला आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। कनाडा में एक सिख कैनेडियन थे, उनको कत्ल कर दिया है। अमेरिका ने एक सिख अमेरिकन शहरी को कत्ल करने की कोशिश की। फिर इन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही किया। हाँ, यूरोप कोई इससे बचा नहीं है। तो अगर हम एक वेल कोऑर्डिनेटेड कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है ये सब लोग हमारा साथ देंगे। बिल्कुल। अच्छा तलत साहिबा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त इस पे सारी पिक्चर क्लियर की, लेकिन अब हमने देखा कि ये जो एक भारत की जानिब से जारियत की गई और उसके जवाब में मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि पाकिस्तानी सिफारती सतह पर भी भरपूर अब एक वफद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है और वहां जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और स्पेशली जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसे बेनकाब किया जाएगा। जो साजिशें हो रही हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं
पूरी दुनिया के सामने वो रखी जाएंगी, जिसमें बलूचिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है, जो सिनेरियो है, उसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा कि किस तरह से प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके भारत वहां पर अमन अमान को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर किस तरीके से दहशतगर्दों की मदद की जा रही है। तो क्या समझती हैं, ये स्टेप कैसा है हुकूमत की जानिब से, और आने वाले वक्तों में इसके क्या इफेक्ट सामने आ सकते हैं और पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल हो सकते हैं? ये तो बहुत अहमियत का मामला है। मैंने अभी इसको स्टडी नहीं किया है, लेकिन अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है जी, तो ये एक बहुत खुश है, क्योंकि बलूचिस्तान और केपी और गिलगित, ये सारी बेल्ट जो है ना, जहाँ से सीपैक का रास्ता है, हम चाइना से कनेक्ट होते हैं और फिर चाइना जो है उसको एक्सेस मिलती है इंडियन ओशन में। इस इंडियन ओशन कहा जाता है, मैं तो उसे एफ्रो एशियन ओशन कहती हूँ। तो एक्सेस मिल जाती है चाइनीज को। इंडिया इस एक्सेस को काटना चाहता है, वो सीपैक को खत्म करना चाहता है। मैं देख रही थी इंडियन बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, उन्हें बहुत दुख हो रहा है जब से ये चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलके ये एक बेहतर सजा यहाँ कायम की है, और अब अफगानिस्तान सीपैक प्लस का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इंडिया को हम लोग एक्सपोज कर देंगे तो ये इंडियन दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहा है सीपैक को नाकाम करने के लिए, इसके बहुत खुशहाल नतीजे निकलेंगे। ये हुकूमत ने जो फैसला किया है, तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे वजीर आजम भी हमने देखा कि वो भी ईरान का दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी ईरानी सदर से मुलाकात होगी, वहाँ पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मुलाकात होगी। अभी हमने देखा कि हमारे वजीर खारजा जो हैं चाइना से वापस आए, तो जैसे आपने चाइना की बात की, अफगानिस्तान की बात की, वहाँ पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी मौजूद थे, चाइनीज़ वजीर खारजा भी थे, और सैफ्रीकी जो बातचीत हुई, जो टॉक्स हुई, उस हवाले से क्या कहेंगी कि वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है एक ऐसी कंडीशन में जब इंडिया अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है या इंडिया के साथ हमारे मामलात इस नए तक पहुंच चुके हैं, उस वक्त ये सारे दौरे करना और एक अपनी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया को बताना, और इंडिया स्पेशली चाइना और अफगानिस्तान के साथ सीपैक का जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या आने वाले वक्तों में किस तरफ देखती हैं कि हालात सीपैक को लेकर मजीद मुस्बत कोई कामयाबी या पाकिस्तान के मईशत के लिए मजीद बेहतरी हो सकती है? जी हाँ, देखिए सीपैक हमारा, मैं समझती हूँ पहला सीरियस ये हमें एक मौका मिला है, और मैं तो समझती हूँ ये आखिरी मौका है हमारे लिए। अगर हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं और हम अपनी जान IMF के से और उसके कर्जों से छुटाना चाहते हैं, तो ये बहुत अहमियत का मामला है हमारे लिए। जो आपने ईरान की बात की, ईरान पाकिस्तान का बहुत बेदीना दोस्त है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले जिस वक्त में रिकॉग्नाइज किया था वो ईरान ही था। तो ये जो बीच में भारत ने कोशिश की थी ताल्लुकात खराब कराने की, चाबहार जब उन्होंने वहां बनाया तो उसमें उन्होंने जासूस इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी, अब वक्त आ गया है कि उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाए। अगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में भी एक्सेस मिल जाएगी, हमारी ट्रेड उसके साथ हो सकती है। और ईरान यानी कि एक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि ईरान से और अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो। पिछले दिनों में मैंने देखा था काफी कोशिशें की गई थी ईरान के जो मुखालिफ ममालिक हैं उनकी तरफ से, और अफगानिस्तान से भी उनकी मुखालफत है कि किसी तरह इस खत्ते में जंग हो जाए।
उन्होंने टेररिस्ट अच्छा, एक चीज तलत साहिबा, एक चीज जब ये सारा मार्का हुआ, जब ये सारी बातचीत हुई, हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी सिफारती सतह पर अपनी कोशिशें तेज कर ली, लेकिन अगर भारत की हम बात करें, इस वक्त बांग्लादेश से उनके ताल्लुकात बड़े कशीदा चल रहे हैं, चाइना से उनके मामला ठीक नहीं है, पाकिस्तान में उन्होंने जारियत की, पाकिस्तान के साथ मामला अच्छे नहीं है, ईरान के साथ भी उनकी सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप देख रही हैं कि आने वाले वक्तों में ये आइसोलेशन की तरफ मोदी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। टर्की के खिलाफ वो बोल रहे हैं, मतलब हर मुल्क में इंटरनेशनली, ईरान, अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम इवन चाइना की बात करें, तो भी इंडिया जो है, भारत बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ अपना एक बयानिया इस वक्त रखता है। तो ये एक सिफारती सतह पर आइसोलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सिफारती लिहाज से भारत कटता जा रहा है और मुल्कों से, और चाहे वो उसको छुपाने के लिए कुछ भी मुख्तलिफ इख्तियार करें, लेकिन इस खित्ते में बांग्लादेश का आपने कहा, चीन का कहा, पाकिस्तान का कहा, इसके अलावा श्रीलंका से अब कुछ बेहतर हो गए, लेकिन एक जमाना था कि भारत वहां टेररिज्म स्पॉन्सर करता था। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नेपाल और सिवाय भूटान के और सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया से खुश नहीं है। अमेरिका से उन्होंने बहुत दोस्ती की हुई थी, लेकिन अब अमेरिका का ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों ने कहा है आईफोन से कि आप लोग भारत के बजाय ये चीजें अपनी अमेरिका पे लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका से भी अब वो बात नहीं है, और शायद आगे चल के मजीद मसाइल अमेरिका और इंडिया के तरफ। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि ऑन द वन हैंड अमेरिका जो है उसे वो इंडिया को प्रॉप अप कर रहा था चाइना के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने देख लिया है कि जो मुल्क पाकिस्तान को फेस नहीं कर सकता है जंग में, वो चाइना के खिलाफ क्या यूज किया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा अहम नुक्ता। ऐसा भारत एक्सपोज होता जा रहा है बिल्कुल पूरी दुनिया में। और आपने बड़ा जबरदस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम पहलू आपने उजागर किया कि अगर पूरी दुनिया ने ये देख लिया है कि अगर पाकिस्तान जो कि तादाद में कम है, पाकिस्तान जो है वो माशी लिहाज से इतना ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, और इस कंडीशन में उन्होंने अगर बैकफुट पर जाने को पर मजबूर कर दिया भारत को, इंडिया को, तो जाहिर है चाइना तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी वो है। तो बिल्कुल इसी पर बात करते हैं नाजरीन। हमारे साथ मौजूद थी तलत वजारत साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया तलत वजारत साहिबा। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि आइसोलेशन में जाता हुआ भारत अभी दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार सिर्फ कहा यह जा रहा है कि आसाम में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसके लिए ये सारे हथकंडे और ये सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं मोदी सरकार की जानिब से। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि कोलकाता में कल हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और उन्होंने मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि हमें जंग नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मोदी या गोदी सरकार का जो मीडिया उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा तौर पर रियलिटी को फेस करते हैं या रियलिटी पर बात करते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की, और इवन हमारे शो में यहाँ मरकंडे काटशू जो कि एक बहुत बड़ा नाम है भारत का, उन्होंने इस बात को कहा कि जब भी इलेक्शन होने को होते हैं तो मोदी सरकार इस किस्म के हथकंडे या इस किस्म के जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस किस्म की उनकी चालें जो हैं वो सामने आती हैं। साथ ये भी कहा जाता है कि आरएसएस का जो बयानिया है, जो कि पूरी भारत का बयानिया नहीं है, उसे भी प्रचार करके पूरी इंडिया में जो इस वक्त अकलियतें मौजूद हैं, जो वहाँ पर डिफरेंट दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्हें बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक बड़ी कसम पुर्सी वाली ज़िंदगी गुजारने पर वो मजबूर हैं, और बड़े हालात तंग कर दिए गए हैं उन पर। और आपको ये भी बताते चलें कि जो इस वक्त भारत में मुसलमान मौजूद हैं,
अगर वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, अगर वो बड़े किसी इदारे में हैं, तो उन्हें भी भारत से वफादारी साबित करना पड़ रही है। और वहां पर बड़ा एक बीजेपी या आरएसएस का एक बड़ा आसान फार्मूला है कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर उगला, या कोई पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहरीला होकर बोल सकता है, पाकिस्तान पर इल्जामात लगा सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ गालम गलोच कर सकता है, बस ये एक कसौटी है या ये एक स्टैंडर्ड सेट है वहां पर, जो इस किस्म की हरकत करता है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो भारत का आम शहरी हो, जो इस किस्म के काम वहां पर करता है, तो वो भारत में यानी बीजेपी की हुकूमत में उसे इंडियन माना जाता है, उसे एक भारतीय, सच्चा भारतीय माना जाता है। और उसके लिए इन्होंने इतने लो लेवल पे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि पाकिस्तान को गाली देना इतना आसान कर दिया है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का शुरू से आरएसएस का नजरिया नफरत पर मबनी है। और यह कहा जाता है शुरू से कि जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने पहले इलेक्शन से लेकर अब 2025 आ गया है, ये तीसरा टेन्योर है उनका, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज अपने इलेक्शन में बेची, और वो क्या है? पाकिस्तान और भारत की नफरत को, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दी, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, और इवन यहां तक कि फ्लैश खुद से एक प्रोपेगेंडा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए गए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत हैं कि भारत में अगर कोई चीज या कोई बयानिया अगर बिक रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में जो है वो भारत और मोदी सरकार का ये एक चाल कहें या उनकी एक स्ट्रेटेजी कहें कि जब भी इलेक्शन जीतना है या कुछ करना है तो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने होते हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी इस दफा 10 मई को भरपूर तरीके से दूर की गई हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से। और सबसे अच्छी चीज, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, कि सिफारती सतह पर भी इस दफा पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रोहेल असगर साहब, पाकिस्तान की सियासत पर भी और ओवरऑल जो इस वक्त हालात हैं बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त हालात जाहिर है हर पाकिस्तानी की तरह आपके भी सामने हैं। लगता है आपको कि मोदी सरकार की जो गीदड़ भभकियां, क्योंकि कल भी मोदी ने एक जगह खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड वो अभी रुका नहीं है, तो किसी किस्म की जारियत की जा सकती है दोबारा, और दोबारा भी हमारी आर्म फोर्सेस तैयार है कि उसके दांत खट्टे कर दिए जाएं। मैं आपका एहसान मंद हूं कि आपने मुझे इस मौजूद में बात करने के लिए मदद किया। अच्छा, मैं पहले भी शुरू में भी ये कह रहा था कि इंतहाई अहमक आदमी है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो किनके साथ मथा लगाने को चला हुआ है। वो मेरे ख्याल में शायद इस जोन में थे जो पिछले दवार में हुआ ना, इस जोन में थे। मैं एक आध दफा मैं कह चुका हूँ, आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा माजी को देखें ना, तो एक किया था, रैकल हुआ था वो कारगिल का। बिल्कुल। तो उस वक्त के जो आपके थे ना अपना डिक्टेटर, उनकी गलत मूव थी, गलत तरीका था, गलत सोच थी, आपने बगैर प्लानिंग के वो काम किया। तो मोदी के सामने उनका ख्याल था कि पाकिस्तान एक तरफ नवाला है। पाकिस्तान शायद उनकी नजर में बहुत कमजोर था और वो समझ रहे थे कि एक आध दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि कारगिल के बाद पाकिस्तान की अफवाज ने एक चीज पे बड़ा सीरियस तौर पे तवज्जो दी, और वो थी उनकी ट्रेनिंग और उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी और उनकी एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी उस पर। मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका था कि इंतहाई अहमकाना ये एक स्टेप था कि जो हिंदुस्तान है वो अपने मुआशी तौर पे अपने आप को मजबूत करने में पड़ा रहा, और उन्होंने इस चीज पे तवज्जो नहीं दी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, वो उनसे बहुत आगे था। बिल्कुल।
और इस दौरान पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, जिसमें नेवी शामिल थी, जिसमें एयरफोर्स भी शामिल थी, जिसमें आपकी बर्री फौज भी शामिल थी, वो दुनिया की मुख्तलिफ फौज के साथ मिल के अपनी एक्सरसाइज करते रहे। इनर कंट्री भी करते रहे, आउटर कंट्री भी करते रहे, और अपनी टेक्नोलॉजी को, वो अपनी स्किल को बढ़ाते रहे। ये तो मैंने आपको एक टेक्निकल बात बता दी। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अब वो मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं? उस फौजी के साथ जिस फौजी का ईमान है कि अगर उसको सीने में गोली लगी तो वो उसके लिए एक तमगा इम्तियाज हो। बेशक बेशक। और उसकी शहादत जो है वो शहादत ये है कि वो जिंदा रहेगा और वो अल्लाह के पास रिस्क खाएगा और अपने आने वाले अजीजो कार की मकसदी करेगा अल्लाह के आगे। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है यार? आपके पास इतनी सारी चीजें हैं और आपने प्रूव कर दिया, ये चीज आपने प्रूव कर दी कि एक जहाज में उनके, मेरे ख्याल में शायद उन्होंने जो जहाज उड़ाए थे वो 70 से ज्यादा थे और उनको ये आप करते रहे। और दूसरी तरफ आ जाए कि पाकिस्तानी अवाम के पास खोने के लिए क्या है यार? हमारे पास तो ये खित्ता ही है ना, खित्ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये खित्ते के अलावा तो हमारी हैसियत कोई नहीं। लेकिन मुझे बदकिस्मती सिर्फ एक तरफ आती है कि जब हम एक दूसरे से लड़ाई में इतने मगन होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि कमबख्त अगर ये खुदा न खास्ता इस खित्ते को कुछ गदन पहुंची तो तुम लोग सियासत कहाँ करोगे? बिल्कुल, पाकिस्तान है तो सब कुछ है सर। अगर पाकिस्तान, आपकी इज्जत तब है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इज्जत ही तब ही है जी। आप जरा गौर कीजिए ना, आज जरा गौर कीजिए कि आज का वाकया है कि अमेरिकन, मैं आज खबर एक पढ़ रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई इजराइल के 2 बशिंदे मारे गए हैं। ऐसे लगता है जैसे को वलीउल्लाह मारे गए हैं या कोई नबी मारे गए हैं कि उनको जो जितने बाकी मुसलमान थे उनको वहां से नोटिस दे दिया कि आप अपना अमेरिका से अपना भूखे बस्ता उठा लें। बिल्कुल। ये जब आपके हालात होंगे तो मुझे तो ये, मैं तो ये कहता हूँ जिसका टर्की ने आपका साथ दिया है, बाकी इस्लामी ममालिक को भी पाकिस्तान का उस तरह साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा किला है। बेशक बेशक। तो अब ये बात तो मुसलमानों को सोचनी चाहिए, दुनिया के मुसलमानों को सोचनी चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई बहुत मजबूत और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सपोर्ट या एक किला मिल जाए तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। इस्लामिक दुनिया में वाहिद एक एटॉमिक पावर है, एक एटमी ताकत है जो कि पूरी दुनिया के वो रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटा सा, चूंकि टाइम थोड़ा मुख्तसर है, रोहित साहब, एक चीज में इस दफा बड़ी जबरदस्त हुई। एक तो जाहिर है आर्म फोर्सेज हैं हमारी, उन्हें जैसे आपने कहा कि सीने पर गोली खाएंगे तो ये भी उनके लिए तुर्रा इम्तियाज है और शहादत हमारी मंजिल होती है, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। और जंगी महाज पे तो हम हैं ही, लेकिन इस दफा सफारती महाज पे बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी रही हमारी गवर्नमेंट की। मैंने अपने दूसरे मेहमान जो थे उनसे भी यही सवाल किया कि इसमें बड़ा एक वाज़ेह फर्क नजर आया कि भारत को हमने मजबूर कर दिया बैकफुट पर जाने से सफारती सतह पर, इंटरनेशनली। इसे कैसा देखते हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं जी, ये मेरी नजर में, आप बेशक इसको आप सवाती कामयाबी कह लीजिए जी, लेकिन मैं आपको गुजारिश कर दूं, कमजोर शख्स के साथ कोई चलना पसंद नहीं करता। सही। खुदा न खास्ता आप थोड़ा सा भी नुकसान उठा रहे होते या इस जंग में थोड़ा सा भी आपने कमजोरी दिखा दी होती, कोई आपसे बढ़ के हाथ मिलाने को तैयार ना होता। अब जो इस जंग के पहले जब जंग थी तो उससे जरा आप यूरोपियन यूनियन की आप जरा जो बकबक थी वो सुन लीजिए उनकी। बिल्कुल। वो किस किस्म के अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, किस किस्म की उनके तासरात थे आपके लिए। जो ही आपने फ्रांस का राइफल जो था जहाज आपने गिराए तो एकदम सारी की सारी उनकी जो एक सोच थी या उनकी जो मेरे ख्याल में आप ये कह लीजिए कि डिप्लोमेटिक जो सोच थी वो यकसर तब्दील हो गई। उनको ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत और टेक्नोलॉजी से लेस एक ऐसा मुल्क है जो कहीं भी किसी वक्त भी किसी के साथ भी अपना नुमा हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ठीक है, आप विद्या फरमाते हैं, लेकिन इसमें आप 2 चीजें आपको नहीं भूलनी चाहिए और 2 चीजों पे आपको जरूर इस पे जिक्र करना चाहिए, एक चाइना का और एक टर्की का जिन्होंने दोस्ती का हक अदा कर दिया। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ एक और बात मैं आज कर दूं, इसके साथ साथ आपको बांग्लादेश का भी इसमें थोड़ा सा
इनपुट है जिसमें आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, इसका हमें डबल फायदा ये भी हुआ रोहित साहब कि आप समझते हैं कि आइसोलेशन की तरफ जा रहा है भारत। अब देख लें कि टर्की के साथ उन्होंने अपने मामलात खराब कर लिए, चाइना के साथ ऑलरेडी थे, बांग्लादेश के साथ खराब कर लिए, अमेरिका ने हमारे हक में बयान दिया, अमेरिका के साथ भी अभी उनके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जो वो बयानिया उनके मोदी सरकार के। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अमेरिकन जो है ना वो अपनी खुद करेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कायब है चाइना से। और ये जो अभी वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, यहाँ पे आप एक ज़हन में रखें कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने ये साबित किया है कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। बस ये जरा ज़हन में रखिएगा। और मैं आपको फिर दोबारा इजाज़ कर देता हूँ कि आप देखिएगा कि आप मिडिल ईस्ट के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई ऐसी कोशिश चाहिए जो पाकिस्तान के अलावा कभी नहीं होता। आपको याद होगा कि हमेशा सऊदी अरब की जो महाज पे सिक्योरिटी मामला वो पाकिस्तान बिल्कुल वो पाकिस्तानी फौजी लड़ा। बिल्कुल तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी कुव्वत बन के उभरा है बेशक, जो कि शायद लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अलावा इनका कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है जो मुसलमानों को यकजा कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोहित लश्कर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, और उनका भी यही कहना है कि ये जो वाकया हुआ, ये जो चंद दिन की जंग हुई, इसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पे एक ऐसा तासुर छोड़ा है, एक ऐसा असर पूरी दुनिया को दिखाया है पाकिस्तान ने कि अब मुस्लिम दुनिया में तो ये कहा जा सकता है कि जो अलंबरदार है पूरी दुनिया में, जो कि एक एटमी पावर भी है, एटमी ताकत है पाकिस्तान, अब वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा कर सकता है और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी अपना फाल किरदार अदा कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है नाजरीन कि तमाम दुनिया के मुसलमान प्रैक्टिकली अमली तौर पर मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर गज़ा में भी बातचीत करना, गज़ा में भी इक़दामात करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को चाहिए वो यूनिटी है और इत्तेहाद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।